देखिए, इस वीडियो में हम अपर लिम्ब के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और अपर लिम्ब को हम 6 फेजेज़ में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, मतलब कि यह पसीने की ग्रंथि से विकसित होती है, पर इसका काम दूध बनाना होता है। यह पेक्टोरल रीजन की सुपरफिशियल फैसिया में होती है। इस वजह से इसकी जो मांसपेशी है, पेक्टोरलिस मेजर, यह इसके ऊपर रहती है और डायरेक्टली उससे चिपकी हुई भी नहीं होती। अगर इसकी एक्सटेंट को समझें तो यह ऊपर से लगभग सेकंड रिब से लेकर नीचे सिक्स्थ रिब तक फैली होती है और अंदर की बात करें तो स्टर्नम से लेकर बाहर मिड ऑक्सिलरी लाइन तक फैली होती है। मिड ऑक्सिलरी लाइन ठीक आपकी बगल के बीच से गुजरती है, यानी कि यहाँ से जो बगल के बीच से जो लाइन गुजरती है उसको मिड ऑक्सिलरी लाइन बोलते हैं और ये ग्लैंड यहाँ तक फैली रहती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहीं से एक हिस्सा आगे बढ़कर एक्जिला यानी कि बगल में चला जाता है, जिसको एक्सिलरी टेल कहते हैं। इसी वजह से ब्रेस्ट की किसी भी बीमारी में एक्जिला की जांच हमेशा की जाती है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ब्रेस्ट कई सारे छोटे छोटे भागों में बटी होती है। इसमें लगभग 15 से 20 लोब्स होते हैं और हर लोब छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर एल्वियोली होते हैं, यही एल्वियोली दूध बनाने का काम करते हैं। हर लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है और ये सभी डक्ट्स आगे जाकर निपल में जाकर खुलती है, इसलिए निपल्स को डक्ट का एग्जिट पॉइंट मानते हैं। इसके कुछ मेन भाग जैसे कि की कंपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे निपल वह जगह है जहाँ डक्ट्स खुलती है और दूध बाहर आता है। इसके चारों ओर गहरे रंग का एक एरिया होता है जिसको एरोला कहते हैं। इस एरियोला में मोंटगोमेरी ग्लैंड्स होती है जो लुब्रिकेशन देती है और निपल को सुरक्षित रखती है। ब्रेस्ट को शेप और सपोर्ट देने के लिए अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जिसको कूपर्स लिगामेंट बोलते हैं। ये कूपर्स लिगामेंट स्किन को अंदर की फैसिया से कनेक्ट करते हैं। जब ये लिगामेंट्स सिकुड़ते या खींचते हैं तो त्वचा पर डिम्पलिंग दिखाई देता है। डिम्पलिंग का मतलब कि ब्रेस्ट पर कुछ दाने बराबर डिंपल्स या छोटे छोटे गड्ढे से हो जाते हैं। और लास्ट में ब्रेस्ट के नीचे की मांसपेशी जिसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं, इसके बीच एक स्पेस होता है जिसको रेट्रो मेमोरी स्पेस बोलते हैं। यह स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से ब्रेस्ट हल्की सी हिल डुल सकती है। अगर किसी डिजीज़ में यह स्पेस ख़त्म हो जाता है तो ब्रेस्ट फिक्स हो जाती है। देखिए, जो ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही रूट डिजीज़ स्प्रेड खासकर कैंसर में काम आता है। सबसे पहले आर्टरिकल सप्लाई को समझते हैं। ब्रेस्ट को मेनली 3 सोर्सेज से ब्लड मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या कि फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो स्टर्नम के पास से आती है और ब्रेस्ट के मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है। यही मेजर सोर्स माना जाता है।
और दूसरा सोर्स है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है और ब्रेस्ट के लेटरल पार्ट को ब्लड देती है। तीसरा कंट्रीब्यूशन इंटरकोस्टल आर्टरी से आता है, जो रिब्स के बीच से परफोरेटिंग ब्रांचेस को देकर डीप टिश्यू तक सप्लाई करता है। यानी कि ब्रेस्ट को तीन डायरेक्शन से ब्लड मिलता है, अंदर से, बाहर से और पीछे से। अब वीनस ड्रेनेज को देखते हैं। देखिए, वीनस आर्टरीज के साथ साथ चलती हैं और वेन्स मेनली एक्सिलरी वेन और इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करती है। कुछ ड्रेनेज इंटरकोस्टल वेन्स में भी होता है, यानी कि जो आर्टरीज हैं उनके साथ साथ वेन्स चलती है। अब देखिए, ब्रेस्ट की वेन्स का नेटवर्क काफ़ी रिच और इंटरकनेक्टेड होता है। इसी वजह से कैंसर सेल्स आसानी से वेन्स के थ्रू बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। देखिए, ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिक टॉपिक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले लिम्फेटिक्स के थ्रू ही फैलता है। लगभग 75% लिम्फ ड्रेनेज ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है। यह ड्रेनेज एक सीक्वेंस में होता है। पहले एंटीरियर यानी कि पेक्टोरल नोड्स में लिम्फ जाता है। सबसे पहले एंटीरियर यानी कि पेक्टोरल नोड्स में लिम्फ जाता है, फिर वहाँ से वह सेंट्रल नोड्स में और उसके बाद एपिकल नोड्स तक जाता है। यही सीक्वेंशियल फ्लो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव पाथवेज भी होते हैं। ब्रेस्ट का मीडियल पार्ट इंटरनल मेमोरी, जिसको पैरास्टर्नल नोड्स कहते हैं, वहाँ ड्रेन होता है। कुछ लिम्फ ऑपोजिट ब्रेस्ट में क्रॉस करते हैं, जिससे क्रॉस ड्रेनेज कहते हैं। इसका मतलब कि कैंसर एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट में भी फैल सकता है। रेयर केसेस में लिम्फ नीचे की तरफ जाकर सब डायफ्रामेटिक नोड्स तक पहुंच जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंटिनल लिम्फ नोड। यह वह पहला लिम्फ नोड होता है जहां ट्यूमर से निकलने वाला लिम्फ सबसे पहले जाता है। सेंटिनल लिम्फ नोड्स ठीक बगल में पाए जाते हैं और ये नोड्स अगर कैंसर फ्री हैं तो मान लीजिए कि आगे के नोड्स में भी कैंसर के फैलने की संभावना बिल्कुल कम है। इसी वजह से सर्जरी में सेंटिनल नोड्स बायोप्सी करके कैंसर को ठीक किया जाता है। ब्रेस्ट की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस का सबसे बड़ा कारण है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, यानी ब्रेस्ट कैंसर। यह कैंसर सबसे पहले लिम्फेटिक रूट से फैलता है और इसकी शुरुआत आमतौर पर ऑक्सिलरी लिम्फ नोड से होती है। इसलिए किसी भी सस्पेक्टेड केस में ऑक्जिला की जांच करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक इम्पोर्टेंट साइन है जिसको पाउ डी ऑरेंज बोलते हैं। इसमें ब्रेस्ट की स्किन संतरे के छिलके जैसी दिखाई देने लगती है। इसका कारण होता है लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे स्किन के नीचे फ्लूइड जमा हो जाता है और हेयर फॉलिकल्स के आसपास डिप्रेशन दिखाई देने लगता है। दूसरा इम्पोर्टेंट साइन है निप्पल रिट्रैक्शन। यह तब होता है जब कैंसर के कारण लैक्टिफेरस डक्ट में फाइब्रोसिस यानी कि सिकुड़न हो जाती है। डक्ट छोटे होकर निप्पल्स को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। इस वजह से निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देता है। एक और सीरियस साइन होता है फ्लेक्शन ऑफ ब्रेस्ट। नॉर्मली ब्रेस्ट फ्रीली मूव करता है क्योंकि उसके नीचे रेट्रो मेमोरी स्पेस होता है, लेकिन जब ट्यूमर इस स्पेस को इन्वेड कर लेता है तो ब्रेस्ट चेस्ट वॉल से चिपक जाती है और मूव नहीं कर पाती।
देखिए ब्रेस्ट और एक्जिला यानी कि आपकी बगल, इनका कनेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में सीधे जुड़े हुए होते हैं। ब्रेस्ट का एक हिस्सा जिसको ऑक्सिलरी टेल या फिर ऑफ स्पेंस बोलते हैं, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट से निकलकर एक्जिला में एक्सटेंड करता है। मतलब कि ब्रेस्ट का टिश्यू रियल में एक्जिला तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट के लिम्फेटिक वेसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन ऑक्सिलरी लिम्फ नोड से होता है। इसलिए ब्रेस्ट से निकलने वाला लिम्फ सबसे पहले एक्जिला के नोड्स में जाता है। ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है: अपर, अपर इनर, अपर आउटर, लोअर इनर और लोअर आउटर। क्लिनिकल पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन और पहला स्प्रेड ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होता है। इसलिए हर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में ऑक्जिला की जांच सबसे इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी होती है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया एक डीप फेशिया होता है जो क्लेविकल और पेक्टोरलिस मेजर मसल के बीच पाया जाता है। अब फेशिया क्या होता है उसको समझिए। देखिए फेशिया स्पेशलाइज्ड कोलेजन रिच कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो किसी मसल या बोन या किसी ऑर्गन के अराउंड उसको कवर करते हैं। अब देखिए जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यह ऊपर से क्लेविकल से शुरू होकर नीचे एक्सटेंड करता है एक्जिला के सस्पेंसरी लिगामेंट तक। यानी कि ये वाला रीजन है पूरा एफेसिया कहलाता है। इसका सबसे मोटा और सबसे मजबूत हिस्सा कोस्टो कोरकोइड मेम्ब्रेन होता है जो क्लेविकल और कोरकोइड प्रोसेस के बीच में फैला होता है। यह पार्ट क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई स्ट्रक्चर इसी को पियर्स करके बाहर आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं, जैसे कि सेफेलिक वेन जो डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से होकर आती है, थोरैकोक्रोमिनल आर्टरी जो पेक्टोरल रीजन को सप्लाई देती है, लैक्टो लैक लेटरल पेक्टोरल नर्व जो पेक्टोरल मसल को इनर्वेट करती है, और लिम्फेटिक्स जो लिम्फ ड्रेनेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए जो फेशिया होता है वो एक तरह से पाथवे भी है और बैरियर भी। नॉर्मली यह स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज्ड पैसेज प्रोवाइड करता है, पर इन्फेक्शन या ट्यूमर जब इसको क्रॉस करता है तो डिजीज तेजी से आसपास के एरिया में जैसे कि एक्जिला में फैल जाता है। फेशिया को क्लिनिकली सिर्फ एक कवरिंग लेयर ही नहीं माना जाता, बल्कि इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। शरीर में स्प्रेड और कम्युनिकेशन दोनों को कंट्रोल करता है। देखिए सबसे पहले फेशिया को एक पाथवे के रूप में समझते हैं। इसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स आसानी से एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेक्टोरल रीजन की फेशिया ब्रेस्ट और एक्जिला को जोड़ती है, इसलिए लिम्फेटिक और वैस्कुलर कनेक्शंस स्मूथली मेंटेन रहते हैं। पर दूसरी तरफ फेशिया एक बैरियर का भी काम करती है। यह इन्फेक्शन या कि फिर डिजीज को शुरुआत में एक लिमिटेड एरिया तक रोक कर रखती है ताकि वह पूरे शरीर में न फैल सके। देखिए जैसे ही कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर इस फेशिया को पार कर लेता है तो वह फेशियल प्लेन्स के अलोंग काफ़ी तेजी से फैलने लगता है। इसलिए कई इन्फेक्शंस या कैंसर्स में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये फैलते हुए दिखाई देते हैं। इनकी जो ये डायरेक्शन होती है स्प्रेड होने की, ये फेशिया ही डिसाइड करता है
क्योंकि ये डिजीज़ या इन्फेक्शन फेशिया के एक्सिस के अलोंग ही फैलते हैं।